स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, कार्यक्रम में हमारे अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय प्रमोद कोहली जी, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे मंच पर उपस्थित पद्मश्री श्री मोहन सिंह जी, हमारे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय सरदार सुरेंद्र सिंह जी, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल श्री आर के शर्मा जी, ललित महाजन जी, चेयरमैन इंडस्ट्रियल फेडरेशन के, श्री राकेश महाजन जी, हमारे इंचार्ज सभी सेल्स के और हमारे ट्रेड सेल के कन्वीनर नीरज जी, सम्मानित मंच, वाइस चांसलर साहब यहाँ उपस्थित हैं, बाकी सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं, और देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में सभी प्रबुद्ध लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। और आप सब लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, वह मुझे चुनाव के माहौल के बारे में भी और चुनाव के मिजाज के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। तो आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है, आप सब लोग बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कोई भी बात अपनी शुरू करूं, इससे पहले मैं माता वैष्णव देवी को नमन करता हूं और आराध्य देव हमारे रघुनाथ जी को भी नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं जम्मू की बात करता हूं और जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, तो एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का संबंध जम्मू कश्मीर के साथ विशेष है। जम्मू कश्मीर के साथ विशेष इस प्रकार से है कि सबसे पहली बात कि शेरे डुग्गर हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, वह 1955 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि उनका नेतृत्व, जिस पार्टी का बीजारोपण हो रहा था, उस समय उनका नेतृत्व मिला, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उस समय उसका नेतृत्व पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने किया। दूसरा संबंध इस प्रकार से है कि पहला आंदोलन भारतीय जनसंघ ने उस समय के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में शुरू किया। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगी, और धारा 370 का विरोध किया। 1952 में पार्टी बनी, 53 में उन्होंने इस बात को शुरू किया, और मुझे आप सबको बताना है कि 53 के जून महीने में उनको लखनपुर के बॉर्डर से अरेस्ट किया था, और उन्होंने अपना बलिदान दिया श्रीनगर के जेल में, और उनका बलिदान का उत्तर भारतीय जनता पार्टी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2019 के 6 अगस्त को पार्लियामेंट में धारा 370 को धाराशाही करके उसको पूरा किया। मुझे याद है 1992 का 26 जनवरी यही परेड ग्राउंड में मोदी जी के जोशी जी के नेतृत्व में, मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में मोदी जी यहाँ आए थे एकता यात्रा में, और उन्होंने उस समय कहा था कि हम लाल चौक जाएंगे, और यह भी कहा था
कि धारा 370 को एक न एक दिन हम हटाएंगे, वो हटाने का काम भी किया गया। तो इसलिए एक विशेष संबंध भारतीय जनसंघ का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, एक विशेष संबंध रहा है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। अभी चुनाव का माहौल है, आप सब लोग चुनाव के दृष्टि से चर्चा में आए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरे लिए ये विशेष ओकेजन इसलिए है कि आपका वोट तो आपने तय किया है, तभी आप यहां आए हैं, इसलिए वो आपका मन तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का है ही और समर्थन देने का भी। लेकिन मैं ज्यादा खुश इसलिए हूं क्योंकि आप सिर्फ एक वोट के मालिक नहीं हैं, आप समाज के लीडर्स हैं। आपकी कही बात पर समाज चलता है, इसलिए आपकी बात का एम्पलीफाई होने का भी हमको मौका मिल रहा है। और जब आप एम्पलीफाई करते हैं तो समाज में वो रेजोनेट करता है, और जब समाज में वो रेजोनेट करता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ पार्टी को मिलने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कई बार हम राजनीति को साधारण तौर पर जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन विषय सिर्फ इतना ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद इसलिए भी चाहिए क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का कल्चर बदल दिया, राजनीति की संस्कृति बदल दी, राजनीति का डेफिनेशन बदल दिया। इसलिए हमको समर्थन आपका चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप याद कीजिए, जब तक कांग्रेस की सरकार रही क्या था? जातिवाद, संप्रदायवाद, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल, भाई भतीजावाद, करप्शन। दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। भाई भतीजावाद था, परिवारवाद था, भ्रष्टाचार था, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट था, ये सब चीजें मौजूद थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने देश पर शासन संभालने के साथ साथ पॉलिटिक्स ऑफ प्रो पीपल, पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आने का काम किया। तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस बात को समझना चाहिए। परिवारवाद को समाप्त किया, जातिवाद को चैलेंज किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक मंच पर सबको लाने का प्रयास किया, अपीजमेंट के पॉलिटिक्स को समाप्त किया और अकाउंटेबल पॉलिटिक्स, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इसको लाने का काम किया, प्रो पीपल बनाने का काम किया, प्रो एक्टिव बनाने का काम किया। तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हम परफॉर्मेंस की दृष्टि से देखें तो मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, आज अभी एक जनसभा में गया था, वहां भी मैंने चर्चा की, यहां भी मैं करना चाहता हूं। कोरोना के बाद सारी दुनिया में मंदी आई, कोई देश कोरोना की चपेट से बच नहीं पाया। आज अमेरिका की आर्थिक स्थिति डमाडोल है, आज ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक स्थिति डमाडोल है, पूरा यूरोप मुसीबत में है, जापान मुसीबत में है, चाइना मुसीबत में है, सारे देश मुसीबत में है। लेकिन अकेला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है द ओनली ब्राइट स्पॉट वी सी दैट इज इंडिया। द ओनली ब्राइट स्पॉट। और मॉर्गन स्टैनली बोलते हैं द फ्यूचर लाइज विथ इंडिया। यानी
जो आपदा थी, जो हमारे ऊपर ट्रेजेडी थी, जो पेंडेमिक था, उसको अवसर में बदलने का, अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किया। इसको हमको समझना चाहिए। आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो सब लोग बोल रहे थे पैसे बांटो, पैसे बांटो, पैसे बांटो, पैसे बांटो। कांग्रेस पार्टी वाले बोलते थे डोल्स 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 डोल्स, नथिंग नथिंग नथिंग। और अमेरिका ने भी यही किया, यूरोप ने भी यही किया, जापान ने भी यही किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया। भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में कहा नहीं, हम लोगों को खड़ा करने में पैसा लगाएंगे। और आपको याद है कि 1,25,000 करोड़ रुपए का उस समय 1,25,00,000 करोड़ रुपए का उस समय इन्वेस्टमेंट किया गया और फार्मर्स को खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, एमएसएमई सेक्टर को खड़ा किया, जो कमजोर लोग थे उनको खड़ा किया। और तब से लेकर अभी तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो आप देखेंगे हम लोगों ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, जो ग्रोथ रेट थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया। और उसी तरीके से अगर हम देखें कि इस सारे चेंज में जो नेतृत्व का रोल था वो बहुत बड़ा था, जिसको आगे उन्होंने बढ़ाने का काम किया। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस किया। और आज हम ये कह सकते हैं, और आपके साथ हम आज 3 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी बन गए। हम 11वें नंबर पर खड़े थे ना, 11th पोजीशन था हमारा। और हम एक ही छलांग में मोदी जी के नेतृत्व में, जिस इंग्लैंड ने हमें 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके नाउ इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वेट फॉर द टाइम। आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। इसी टर्म में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिए। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक्सपोर्ट 4 गुना बढ़ गया है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 4 टाइम हम बढ़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स हम 21,000 करोड़ रुपए का कर रहे हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम 4थे नंबर पर थे, आज हम 2रे नंबर पर आ गए हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत आज 3रे नंबर पर खड़ा है। और हमने ऑटोमोबाइल मार्केट में जापान को पछाड़ दिया, जो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल के लिए जानी जाती थी। वी हैव ओवरटेकन जापान। अब आप बताइए, ऑटोमोबाइल मार्केट का मतलब ये होता है, जब लोगों के जेब में पैसा होगा तभी गाड़ी खरीदेगा ना, तभी मोटरसाइकिल खरीदेगा ना, तभी ऑटोमोबाइल खरीदेगा ना। सो नाउ वी आर द 3rd लार्जेस्ट मार्केट। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं कई बार कहता हूं, पीछे भी अभी मैं जिस फंक्शन में गया था वहां मैंने कहा, आप सबके पास मोबाइल है। 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, बड़े गौरव से आप लेके घूमते थे। मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, यह आपके मोबाइल पर लिखा रहता था। आज आप सबको अपना मोबाइल उठा करके देखिए, एप्पल का फोन भी आज मेड इन इंडिया है। 97% of mobiles are being manufactured in India. 10 years before, 92% of mobiles were imported. वो हम इंपोर्ट करते थे, आज वो भारत बना रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आज दुनिया में सबसे चीप और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन अगर कोई बना रहा है और दुनिया को दे रहा है तो वो भारत दे रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। वी आर दी मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन वी आर गिविंग एंड मोस्ट चीपेस्ट दुनिया को। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये HIV एड्स, अगर भारत ने HIV एड्स की दवा नहीं बनाई होती, अफ्रीका मुसीबत में होता, सारा अफ्रीका मुसीबत में होता। लेकिन मानवता का इतना बड़ा काम भारत ने किया है और आज हम मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया। कोरोना में आप देखिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे 2 बार स्वास्थ्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। इस देश में
टेटनेस की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 से 30 साल लग गए। अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 इयर्स लग गए। 1906 में जापान में दवा बन गई थी जापानी बुखार की, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की, और इंडिया में वो 2006 में आया। 100 साल लग गए। लेकिन कोरोना का पहला केस 20 जनवरी 2020 को डिटेक्ट हुआ। फर्स्ट केस 20 अप्रैल को मोदी जी ने 2020 में टास्क फोर्स बैठाया और एक नहीं 9 महीने के अंदर 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी। 2 इंडिजिनस वैक्सीन। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि हमने अपने देश में तो 220 करोड़ डबल डोज 100% इम्यूनाइजेशन तो किया ही, वैक्सीनेशन तो किया ही किया विद बूस्टर। लेकिन हमने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मैत्री में अपना वैक्सीन दिया और उनको भी कोरोना से बचाने का काम किया। और जिसमें से 48 देश ऐसे थे जिनको भारत ने मुफ्त में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत हो गया, जो देता है। इस तरीके से स्थिति बदली है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज वो जो है वो ऑल टाइम हाई है और 681 US बिलियन डॉलर्स ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। ये बदलता भारत है जिसको हमको समझने की जरूरत है। और अगर मैं बात करूं जैम की, जनधन योजना, आधार और मोबाइल, आज 55 करोड़ लोग हमारे अकाउंट होल्डर्स हो गए, 55 करोड़। और 55 करोड़ का मतलब ये होता है कि लगभग मोर देन यूरोपियन यूनियन के पॉपुलेशन से जिनको जोड़ने का काम किया है और उनको हम लोग आगे लाने का काम हमने किया है। अब देखिए, मैं सिर्फ आपके ध्यान के लिए लाना चाहता हूं, जब मोदी जी ने मोबाइल और आधार के साथ जन आधार ये इसको जोड़ा अपने अकाउंट होल्डर्स को और सीधा पैसा उनको देना शुरू किया, स्ट्रेट डायरेक्ट, उसका फायदा ये हुआ कि 25 करोड़ बहनों को कोरोना के दौरान 500 रुपए सीधा अकाउंट उनके खाते में गया। ये परिवर्तन आया है। लेकिन मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, याद करिए, आप भूल गए होंगे, कांग्रेसी क्या बोलते थे, भारत में तो इंटरनेट चलता ही नहीं है, मोबाइल तो अनपढ़ चलाता ही नहीं है, ये जनधन योजना कैसे चलेगी, ये मोबाइल से कैसे होगा काम। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? आज आप मार्केट में जाओ, किसी गांव में सब्जी वाला भी QR कोड से पेमेंट लेता है, सब्जी वाला भी QR कोड से पेमेंट लेता है। इसके सामर्थ्य को पहुंचाने का, पहचानने का काम किया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज 6 करोड़ 94 लाख ब्रॉडबैंड यूजर्स हो गए। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में भी भारत की छवि में परिवर्तन आया है, दुनिया में। अब आपके सामने देखिए, पाकिस्तान से बॉर्डर आपका लगता है, हम सबका लगता है, और बार बार पाकिस्तान की चर्चा होती है। मैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में जो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दृष्टि से जो बात हम डिप्लोमैटिक भाषा में कहते हैं, वो डिप्लोमैटिक भाषा में आज से 10 साल पहले सारी दुनिया जब भी बात करती थी, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगर आपको याद होगा तो कोई भी इंटरनेशनल लीडर आता था तो या तो वो पहले पाकिस्तान लैंड करता था, फिर इंडिया आता था, या इंडिया से जाते समय पाकिस्तान होकर के जाता था। जैसे उसने बराबरी में देखा था, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हाइफनेशन था। अगर इंडिया का नाम लेगा तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, डिप्लोमैटिक भाषा में पाकिस्तान का नाम लेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इंडिया के साथ पाकिस्तान का नाम कोई नहीं लेता। इंडिया इज इंडिया एंड पाकिस्तान जहां रह गया वहां रह गया। पहले मनमोहन सिंह जाते थे अमेरिका, क्या बात करते थे? टेररिज्म,
इसी की बात करते थे। पड़ोस में मुसीबत है, पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है। आज मोदी जी जाते हैं विदेश में और अमेरिका में, तो आज क्या बात करते हैं? आज बात करते हैं भारत के साथ व्यापार की, आज बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, आज बात करते हैं टेक्निकल नो हाउ की, आज बात करते हैं स्पेस एरिया में हम लोग मिलकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसकी बात करते हैं। और आज पाकिस्तान कहां रह गया? प्रधानमंत्री मोदी जी क्वाड की बैठक में बाइडेन के सामने बैठ करके भारत और मानवता के पक्ष को कहते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा फर्क हम लोगों को देखने को मिला है और जानने को मिला है। G20 हुआ यहां पर, आपने देखा, सब आपके आंखों के सामने था, दुनिया भर के नेता आए थे। लेकिन G20 पहले कभी कोई हमारे यहां कार्यक्रम होता था तो वो नई दिल्ली तक सीमित हो जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 को देश का इवेंट बना दिया। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह G20 की बैठक की और देश के कोने कोने तक हमारे लोग पहुंचे, अब दुनिया के लोग पहुंचे। इस बात को भी हमने देखा। G20 इसके पहले इंडोनेशिया में भी हुआ था, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। G20 कहीं और भी हुआ था, लेकिन अगर भारत की धरती पर G20 हुआ तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ हुआ और सब लोग एक सहमति से आकर के उसमें जुड़े। इस बात को भी समझना चाहिए। और अफ्रीकन नेशंस को सदस्यता दिलाने का नेतृत्व किसी ने किया तो वह भारत ने किया, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए G20 के दृष्टि से भी बहुत उस तीव्र गति से उस काम को, यानी G20 को भी भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के पक्ष के साथ साथ भारत का स्थान स्थापित करने में उस G20 में मोदी जी के नेतृत्व ने बहुत बड़ा काम किया। उसको भी हमको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ जब आया हूँ तो जब मैं डेवलपमेंट की बात कहता हूँ, आपने भी देखा होगा आपका जम्मू शहर आजकल बदल गया है। मुझे पहले जब मैं जम्मू आता था तो पहले मैं त्रिकुटा नगर के चौक के जाम में फंसता था, फिर बचता बचता निकलता था तो आगे महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के सामने वहां जाम में फंसता था, उससे निकल जाता था तो पंडित प्रेमनाथ जी का जो चौक है वहां जाकर के हम फंसते थे। अब आप हो चाहे हम हो, चाहे रेलवे स्टेशन से आओ चाहे एयरपोर्ट से आओ, आपको पता ही नहीं चलता कि तवी नदी हम कब क्रॉस कर गए और कब हम शहर में पहुंच गए, कौन सा एलिवेटेड रोड पकड़ा और कौन से एलिवेटेड रोड से हम उतरे, आपको पता ही नहीं चलता। बस स्टैंड आपको दिखता ही नहीं है, आप ऊपर ऊपर से ही निकल जाते हो। यह डेवलपमेंट की कहानी हमको देखने को मिली है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल हाईवेज में इन्वेस्टमेंट में 60% यहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। आज 74 एयरपोर्ट्स 10 साल के अंदर तैयार हुए हैं। पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज मोर देन 150 एयरपोर्ट्स बनकर के तैयार हो गए। ये भी हमको ध्यान में। 3.8 लाख किलोमीटर का रूरल रोड्स बना है। इस तरीके से विकास हुआ है। आप बताइए, आपके यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मिला कि नहीं मिला? जरा जोर से बोल दीजिए अगर मिला तो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिला कि नहीं मिला? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू पहुंची कि नहीं पहुंची? यही जम्मू शहर हर दिन स्ट्राइक के लिए जाना जाता था। कोई घटना श्रीनगर में घटती थी और स्ट्राइक जम्मू में होती थी। आज IIM आपके पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके पास, 12 मेडिकल कॉलेजेस आपको दिए हैं। आपकी सीट, मेडिकल सीट्स 500 थी, आज 2000 मेडिकल सीट्स हो गई हैं और आगे चल करके 2500 हो जाएंगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। हम और जितेंद्र सिंह जी ने आपके कठुआ के पास वहां पर भी मेडिकल कॉलेज खोला। 2 जगह आप मुझे शिलान्यास के लिए ले गए, लेकिन 12 मेडिकल कॉलेज खोले गए। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी दी गई। साइंस का विद्यार्थी म्यूजिक नहीं ले सकता, साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स नहीं पढ़ सकता। आज फ्लेक्सिबल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में तय हुआ है। आज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में डॉक्टर अब गांव का बच्चा पढ़ करके निकल रहा है, क्योंकि 13 भाषाओं में नीट की परीक्षा होती है, इसलिए गांव का बच्चा डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो गया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये नई एजुकेशन पॉलिसी को लाने का काम किया गया। उसी तरीके से हम देखें अगर, और विकास के दृष्टि से GST से टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए
और टैक्स पेयर्स ऑनेस्ट रूप में देखा जाए, इस बात का भी प्रयास किया गया। अभी 100 दिन हमारे तीसरी टर्म के गुजरे हैं, 3 करोड़ मकान बनाने का सैंक्शन, ताकि कोई गरीब व्यक्ति कोई बगैर कच्चे छत में ना रहे, उसको पक्का छत मिल सके। इसके लिए 3 करोड़ लोगों को आवास योजना में मोदी जी ने घर सैंक्शन की। ये प्रथम 100 दिनों में कर करके दिया है। उसी तरीके से हमारे अगर देखें कि किसान सम्मान निधि में 17th इंस्टॉलमेंट दिया गया है, और 17th इंस्टॉलमेंट में देने के कारण 3.6 लाख करोड़ रुपए आज किसानों के खाते में चले गए हैं। और अभी आपको हम साल का 6,000 दे रहे हैं। आप फिर से जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनाएंगे, इसके बाद साल का 10,000 रुपए आपको मिलेगा। उस बात की भी उसको भी हम व्यवस्था करके करेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी कि 100 दिनों के अंदर ही हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके यहाँ हम सबके बीच में 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। लगभग 6 करोड़ लोग इसमें जुड़ेंगे। आज 55 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। लेकिन अब 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के तहत कार्ड मिलेगा। और एक बात और सुन लीजिए कि जिनको आयुष्मान का सुविधा मिल रही है, उनको 5 लाख रुपए का बुजुर्गों के लिए अलग से टॉपअप मिलेगा। उनके 5 लाख अलग से होंगे। और जिसको आयुष्मान भारत नहीं मिलता है, उनके घर में भी बुजुर्गों के लिए अलग से 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। एमएसपी में इजाफा किया गया। उसी तरीके से 15 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। 12 नई स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में 13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। और पिछले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए के स्कीम्स को सैंक्शन दिया गया है। ये 100 दिनों के अंदर मोदी जी ने करके दिखाया है, वो हम सबके ध्यान में है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके ध्यान में आना चाहिए कि आपकी जीडीपी 2018 में 1.6 लाख थी, यानी 1,60,000 थी। आज जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2,64,000 हो गई, नियरली डबल। और उसी तरीके से आज जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा सालाना। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो रूरल रोड्स का कंस्ट्रक्शन जो पहले 3,000 था, वो अब बढ़ करके 19,000 किलोमीटर आज रूरल रोड्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 19,000 किलोमीटर बन रहे हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और उसी तरीके से रेल कनेक्टिविटी में आज श्रीनगर जुड़ गया, यानी बारामूला से लेकर और या श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक अब जो ट्रेन है वो चलेगी। और कश्मीर से कन्याकुमारी को सही रूप में जोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। चेनाब पर ब्रिज बनना था, यूपीए ने दबा करके रखा था, वो चेनाब पर ब्रिज नहीं बन रहा था। अटल जी ने सैंक्शन किया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी की सरकार आई, उस फाइल को निकाला गया, सैंक्शन दिया गया। आज एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, आज चेनाब का ब्रिज, वो जम्मू कश्मीर की शान बनकर के खड़ा हो गया और रेल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया गया। आज वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा तक, उसको भी आगे करने का काम किया गया है। जैसा मैंने बताया कि बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल और संगलदांव सेक्शन 185 किलोमीटर्स का, यह भी पूरा इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है और विकास के दृष्टि से जोड़ा गया है। डीडीसी का चुनाव जो सालों से नहीं हो रहा था, वह चुनाव भी कराने का काम किया गया और नौजवानों को नेतृत्व करने के लिए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सारे विकास की नई योजनाओं को बनाया गया है और जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का प्रयास हुआ है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप समझिए व्हाट इज द चॉइस। ऑन वन हैंड देयर इज बीजेपी विच इज ट्राइंग टू सी टू इट दैट जम्मू कश्मीर टेक्स द लीप इन द डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट में लंबी छलांग लगाए, और इसीलिए हम इस तरीके से काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
अगर हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में दिया तो हमने श्रीनगर में भी दिया, हमने IIM दिया, हमने विकास के नए नए आयाम जोड़े, हम श्रीनगर में प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। ये हमारा कंडी प्रोजेक्ट, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान से डर करके शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे थे। पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, हाथ नहीं लगाते थे। ये मोदी जी ने शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट शुरू किया और आज जम्मू रेंज में और जम्मू रीजन में कोने कोने तक पानी पहुंचेगा, इस बात का प्रयास हो चल रहा है। 4 नए पावर प्रोजेक्ट जम्मू रीजन में लग रहे हैं, इसलिए विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। अगर मैं बात करूं आपको, आज हर बुजुर्ग महिला को साल का 18,000 रुपए दिया जाएगा। आज उनकी बुजुर्गों की पेंशन और विधवा पेंशन को 1,000 से बढ़ा करके 3,000 कर दी जाएगी। आज 5 लाख लोगों को रोजगार के साधन से पंडित प्रेमनाथ रोजगार योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसलिए विकास के नए नए आयाम बनाए जा रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ हम तो विकास की कहानी कह रहे हैं, दूसरी ओर क्या कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस? हम LOC पर पाकिस्तान से व्यापार शुरू करेंगे। करना है क्या? करना है क्या? अगर नहीं करना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती लानी। क्या कहते हैं? हम धारा 370 को वापस लाएंगे। लाना है क्या? क्या कह रहे हैं? धारा 370 को वापस लाएंगे। कहते हैं आतंकवादियों को हम जेल से छुड़ाएंगे। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है कि नहीं बोला है? तो आप देखिए ये क्या है, लोग ये फिर से 1990 को दोहराना चाहते हैं। ये आतंकवादियों के साथ समझौता करना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर को मुसीबत में डालना चाहते हैं, जिस मुसीबत से निकाल करके लाए हैं। आज किसी भी आतंकवादी की, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, किसी भी डिक्लेयर्ड आतंकवादी की उम्र जम्मू कश्मीर की धरती पर 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं है। द डे ही इज डिक्लेयर्ड, जिस दिन उसको डिक्लेयर होता है कि यह आतंकवादी है, 1 हफ्ते में वो इस धरती से उठ जाता है। यह है आज तरीका, यह है जिस तरीके से हम आतंकवादियों पर कंट्रोल कर रहे हैं। यहां जम्मू में चुनाव हो रहा है, आप बताइए पाकिस्तान का पूरा प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? और भारत तैयार खड़ा है कि नहीं खड़ा है? जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है? शांतिपूर्ण माहौल है कि नहीं है? कश्मीर के प्रथम चरण में 60% पोलिंग हो गई। 60%, जहां कश्मीर में और निडर वातावरण में हुआ है, निडर वातावरण में, जहां 8% पोलिंग होती थी, आर्मी पोलिंग कराती थी, ले जाकर के कराती थी, आज 60% पोलिंग हो गई। अभी दूसरे चरण और तीसरे चरण में आप देखिएगा किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये बोलते हैं हम आतंकवादियों को निमंत्रण देंगे, और इनको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरीके से हमारी बातों की मौजूदगी वहां हाजिर है। यानी आप पाकिस्तान के एजेंट हैं क्या? आप पाकिस्तान की एजेंटी कर रहे हैं क्या? डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये हमारी बातों की मौजूदगी वहां पहुंचा रहे हैं, और अगर पावर में आए तो धारा 370 फिर से वापस आएगी, स्टेटस कोइस्ट किया जाएगा। मित्रों, यह चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, यह चुनाव सिर्फ कमल के निशान का नहीं है, यह चुनाव जम्मू कश्मीर की स्थिरता का है, यह चुनाव देश को मजबूत बनाने का है, यह चुनाव दुनिया देख रही है। और इसलिए मैं आपसे बुद्धिजीवियों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि हमको इस बात को साबित भी करना है और इस बात को आगे बढ़ाना है कि हमारा देश मजबूत रहेगा, अखंड रहेगा, ताकतवर रहेगा, और ताकतवर के साथ साथ हम ऐसी जो देशद्रोही ताकतें हैं जो कमजोर करने के लिए उनके एजेंट बनकर के खड़े हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ऐसे लोगों को जवाब देकर के भारतीय जनता पार्टी को, देश को मजबूत बनाने के लिए, प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए आप उसका उपयोग करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आपने शांतिपूर्ण ढंग से मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जम्मू।